हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 5 और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स। फ्रेंड्स, हम हमारे पिछले 4 लेक्चर के अंदर प्लेन मिरर की पूरी डिटेल अंडरस्टैंडिंग ले चुके हैं कि भाई क्या होता है, कैसे ऑब्जेक्ट रखा हो, किस तरह से इमेज बनता है, क्या फील्ड ऑफ व्यू होता है, किस तरह से कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो इस तरफ तो प्लेन मिरर में किस तरह से मूव करेगा, इमेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो प्लेन मिरर बारे में जितने भी डिटेल कॉन्सेप्ट हो सकते थे सब हमने लिया है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर से हम बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स। ये कुछ अलग टाइप के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर से डिफरेंट होते हैं। प्लेन मिरर में क्या होता था, वह जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता था उतना ही बड़ा इमेज बनता था, और जैसे ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा हो तो इमेज भी सीधा ही बनता था, उल्टा नहीं बनता था, ठीक है। लेकिन ये स्फेरिकल मिरर्स के अंदर क्या होता है, डिस्टेंस के साथ प्रॉपर्टी चेंज कर जाती है। कोई बड़ा इमेज देगा, कोई छोटा इमेज देगा, कोई अलग डिस्टेंस पर रखोगे तो कोई और इमेज मिलेगा, कोई अलग डिस्टेंस पर रखोगे तो कोई एनलार्ज इमेज मिलेगा, कभी डिमिनिश्ड इमेज मिलेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस से, मिरर के टाइप से सब कुछ प्रॉपर्टी चेंज कर जाती हैं। तो इसका हमको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रॉपर्टीज़ के अंडरस्टैंड करके और समझना पड़ेगा। दूसरी बात, हम समझेंगे कि भाई इसका यूजेस क्यों होता है, बिकॉज कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले समझ लेना चाहिए कि क्यों हम पढ़ रहे हैं उसको। तो हम समझेंगे भाई कि स्फेरिकल मिरर्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। तो पूरा डिटेल अंडरस्टैंडिंग आज के लेक्चर में लेने वाले हैं। हम सिखाएंगे टाइप्स, मतलब फॉर्मूला किस तरह से आता है, किस तरह से साइन कन्वेंशन लगाना होता है। और आज का लेक्चर जरूर से देख लेना, बिकॉज आज के लेक्चर में जो हम साइन कन्वेंशन बात करेंगे ना, और जो हम फॉर्मूलास दिखाने वाले हैं, जो तरीके बताने वाले हैं, वो पूरे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में यूज़ होगा, ठीक है। तो पूरा लेक्चर ध्यान से एकदम पॉइंट बाय पॉइंट नोट करना, ओके। तो कॉन्सेप्ट को नोट करो, क्वेश्चन साथ उसको पॉज करके ट्राई करो, ठीक है। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये स्फेरिकल मिरर्स है, इसको कर्व्ड मिरर भी बोलते हैं। अब जिस तरह से प्लेन मिरर भी हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अलग अलग जगह पे मिरर्स लगे होते हैं, उसी हिसाब से अलग अलग जगह पर स्फेरिकल मिरर्स भी हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर ट्रैफिक लाइट होता है ना, उसके रोड के साइड में इस तरह से बड़ा सा मिरर लगा होता है। अब ये मिरर क्या करता है कि रोड का जो पीछे का व्यू होता है ना, वो पूरा व्यू यहाँ पे दिखाता है। पीछे का पूरा लंबा का पूरा व्यू यहाँ पे उतने छोटे से मिरर में दिखा देता है। वो क्या करता है, वाइड एंगल को पूरा कंप्रेस करके दिखा देता है। तो एक्चुअली तो आगे बढ़ोगे तो ये जो है कॉन्वेक्स मिरर होता है। मैं आपको बताऊंगा कि भाई कॉन्वेक्स मिरर जो है बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को छोटे में कंप्रेस करके दिखा देता है, ठीक है। और दूसरा आप देखोगे ध्यान से कि दूसरे टाइप का मिरर है, देखो ध्यान से, उसके अंदर एक हाथ रखा हुआ है, उसका हाथ का इमेज बड़ा हो गया है। तो ये जो टाइप के मिरर होते हैं कॉन्केव मिरर होते हैं। इनके बहुत सारे यूज, जैसे गाड़ियों के अंदर रियर व्यू, पीछे का साइड देखना हो तो उसके अंदर मिरर्स यूज होता है, उसके अंदर भी ये स्फेरिकल मिरर्स यूज होते हैं अलग अलग जगह पे। आप सबसे बेस्ट एग्जांपल स्पून का ले लो। जो स्पून होता है ना, उसको आप अभी इसी वक्त ट्राई कर सकते हो। आप जब अपने किचन से स्पून लेके आ जाओ, उस स्पून को देखो ध्यान से कि अगर आप उसको पीछे से देखोगे ना तो आपको अपना इमेज जो है स्ट्रेट दिखेगा। आप चाहो तो अभी इसी वक्त ट्राई कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो एक बार देख के। तो जैसे करो, स्पून को जो है आप पीछे से देखोगे तो आपको जो है सीधा सीधा दिखेगा, लेकिन अगर उसको आप आगे से देखोगे ना तो आपका इमेज इन्वर्टेड दिखेगा। तो एक्चुअली इसकी प्रॉपर्टीज होती है, आगे जब देखते हो तब वो कॉन्केव मिरर की तरह ऐड करता है, पीछे जब देखते हो तब वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह ऐड करता है। और दूसरी बात कि आप जो स्पून है उसके आगे की तरफ अपने फिंगर लेके जाओ, एकदम क्लोज में लेके जाओ। अब ध्यान से देखोगे जब एकदम क्लोज पहुंच जाओगे तो आपका फिंगर जो है एनलार्ज हो जाएगा। तो ये भी कॉन्केव मिरर की प्रॉपर्टीज होती है। डिफरेंट एंगल पर या डिफरेंट डिस्टेंसेस पर रखने से इमेज की प्रॉपर्टीज चेंज कर दी हैं। पीछे था तो आपको क्या इमेज उल्टा दिख रहा था, जब पीछे थे तो आपको इमेज उल्टा दिख रहा था, लेकिन आप जैसे एकदम नज़दीक पहुंच गए उसके तो आपको अपना फिंगर जो है आपको बड़ा सा दिखेगा। देखो, स्पून के नज़दीक एकदम फिंगर ले जाओ, आपको बड़ा सा दिखेगा। आप ट्राई कर लो। तो ये भी जो होता है कॉन्केव मिरर की प्रॉपर्टीज होती हैं। ये जो होता है स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे बेसिक्स बहुत सारे होते हैं जो अपने लाइफ में यूज़ होते हैं, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होते हैं, क्या बोलते हैं, गाड़ी के रियर पार्ट में यूज़ होते हैं, और ट्रैफिक के पीछे का व्यू दिखाने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अलग बहुत सारे जगह पर यूज़ होते हैं। किसी चीज़ को एनलार्ज दिखाना हो उसके अंदर भी ये जो है मिरर्स यूज़ होते हैं। क्लियर है? तो हम समझ गए कि भाई स्फेरिकल मिरर्स हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब समझते हैं कि भाई इनका नाम स्फेरिकल मिरर्स क्यों पड़ा है, इनका नाम स्फेरिकल मिरर्स क्यों पड़ा है। तो ध्यान से देखोगे ना, तो जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो 2 टाइप के मिरर्स होते हैं। इसके अंदर एक होता है कॉन्केव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है।
अब दूसरी बात, इनको स्पेरिकल मिरर इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये जो कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर होते हैं ना, ये स्फीयर के एक पार्ट होते हैं, ये स्फीयर के एक पार्ट होते हैं। जैसे कि ये देखो, ये स्फीयर के ऐसा पार्ट होते हैं। मान लो मेरे पास एक स्फीयर है, देखो यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ मैं एक स्फीयर। अब सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं कॉन्केव मिरर की, सबसे पहले बात कर रहा हूँ कॉन्केव मिरर की, ठीक है। मैंने स्फीयर ड्रॉ किया। अब कर कह रहा हूँ, स्फीयर के जस्ट इतने साइड को मैं थोड़ा सा यहाँ से पीछे से मैं इसको सिल्वरिंग कर देता हूँ, ठीक है। सिल्वरिंग मतलब ये जो पार्ट है मेरा, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट है भाई, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अगर हमको रिफ्लेक्शन कराना है तो बिकॉज स्पेरिकल मतलब ग्लास का समझ लो, उसका हमने एक साइड जो है नॉन रिफ्लेक्टिंग बना दिया है, ठीक है। इतना साइड जो है मैंने नॉन रिफ्लेक्टिंग बना दिया है, क्लियर है। तो मतलब इस साइड से कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन बोलो नहीं होगा। तो यहाँ से रेज ऑफ लाइट आएंगी, सीधा टकरा के इस तरफ चली जाएंगी, तो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होगा। और ये जो आगे का साइड है जहाँ से रिफ्लेक्शन होता है उसको अच्छे से पॉलिश कर दिया जाता है, ठीक है। जो आगे का साइड होता है उसको अच्छे से पॉलिश्ड सरफेस किया जाता है। तो जहाँ से पॉलिश्ड होता है वहाँ से रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि मतलब कि अगर इस तरह से मतलब यहाँ पर अगर नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और देखो ध्यान से कि हम केव के अंदर जा रहे हैं, इसका नाम देखो कॉनकेव, कॉनकेव। आपको थोड़ा गुफा जैसे दिखेगा, ये देखो, इसको ध्यान से देखो, मतलब रेज ऑफ लाइट यहाँ से आएंगी तो ऐसा दिख रहा है कि गुफा के अंदर जा रहे हैं। देखो केव, गुफा से दिख रहा है ना कि रेज ऑफ लाइट कुछ गड्ढे के अंदर जा रही हैं। तो इस टाइप को मिरर को आपको याद रखना है। याद रखने का तरीका है कि इस टाइप को मिरर को बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। इस टाइप को मिरर को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और एक्चुअली ये ऐसा एक लाइन नहीं है, इसको देखो ध्यान से, स्पेरिकल मिरर का टुकड़ा है। मतलब आप समझ लो कि इसको यहाँ से मैं काट दूँ, ये इतना टुकड़ा है ये, ठीक है, ये लाइन नहीं है। मतलब ऐसा मतलब स्पेरिकल मिरर को इतना मैं बीच में से काट दूं, उसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, क्लियर है। अगर इस पार्ट को हम नॉन रिफ्लेक्टिंग बना दें, ठीक है। इसीलिए इनका नाम पड़ा है स्पेरिकल मिरर्स, बिकॉज स्फीयर के एक पोर्शन में से बने हैं, स्फीयर के एक पोर्शन में से बना है, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्पेरिकल मिरर। इस साइड को अगर हम नॉन रिफ्लेक्टिंग बना दोगे तो ये कॉनकेव मिरर की तरह ऐड करेगा। देखो ध्यान से, याद कैसे रखना है आपको कि रे ऑफ लाइट एक गुफा के अंदर देखो, गुफा के अंदर देखो, केव के अंदर जाती हुई दिख रही हैं, तो उसको आपको बोल देना है कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर। ओके, क्लियर है। अब दूसरे टाइप के मिरर होते हैं हमारे पास, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर को समझते हैं थोड़ा सा। यहां पर क्या, इसको रफ कर देता हूं मैं। अब क्या होता है, इसके अंदर ही अगर आप इसके दूसरे साइड को रिफ्लेक्टिंग कर दो, अब देखो सेम स्फीयर है मेरे पास, अब मैं क्या कर दूं, अंदर के साइड को मैं जो है नॉन रिफ्लेक्टिंग बना दूं, अंदर के साइड को मैं नॉन रिफ्लेक्टिंग बना देता हूं, ठीक है। अब जो रेज ऑफ लाइट आएंगी, बिकॉज इस तरफ से तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रेज ऑफ लाइट इस तरफ से आएंगी और इसके ऊपर टकराएंगी। तो ध्यान से देखो कि इस टाइप का मिरर, ध्यान से देखो कि इस टाइप का मिरर जिसके अंदर रेज ऑफ लाइट ऐसे एक रेज ऑफ लाइट एक सख्त सरफेस पे आती हुई दिख रही है। देखो ध्यान से, एक बल्ब सरफेस, ऐसा लग रहा है फूला वो सरफेस है। तो उस टाइप का मिरर को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। उस टाइप का मिरर को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। याद रखने का तरीका इसी तरह से याद रखो, इसी तरह सब याद रखते हैं कि रेज ऑफ लाइट देखो अगर गुफा के अंदर आती हुई दिख रही है, मतलब अगर इस साइड को, अगर मैं इस साइड को नॉन रिफ्लेक्टिंग बना दूं, इस साइड को नॉन रिफ्लेक्टिंग बना दूं, तो रेज ऑफ लाइट यहां से आएंगी, तब वो कॉनकेव मिरर होगा। और देखो ध्यान से, इस तरह से अगर मैं अंदर की तरफ नॉन रिफ्लेक्टिंग बना दूं और बाहर से रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, तब वो हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, क्लियर है। तो दो मिरर के बीच में डिफरेंस समझ गए। इनको स्पेरिकल मिरर से इसलिए बोलते हैं बिकॉज दोनों जो है स्फीयर के अंदर से बने होते हैं, क्लियर है, दोनों जो है स्फीयर के अंदर बने होते हैं। चलो ये तो समझ गए हम, ओके। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये कॉनकेव मिरर के थोड़े यूजेस देख लेते हैं। ये क्या करता है, इमेज को एनलार्ज कर देता है, मतलब ज़्यादातर इमेज को एनलार्ज कर देता है, वही इसका यूज़ होता है। बाकी ऐसा नहीं कि इमेज को हमेशा एनलार्ज करता है, इमेज को डिमिनिश्ड भी बनाता है, लेकिन अलग कंडीशन पे। पर नॉर्मली जो है ये इसको यूज़ आता है, इसका जो यूजेस होते हैं, ये क्या करता है, इमेज को एनलार्ज कर देता है, क्लियर है। और एक कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये जो है ट्रैफिक लाइट की, मतलब ट्रैफिक मतलब कि रोड के साइड में लगा होता है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे कर्व्ड रोड होता है ना, तो क्या होता है, रोड के उस साइड के मतलब पीपल लोग को दिखता नहीं होता है, तो ये मिरर लगा देते हैं, तो रोड की पूरा व्यू दे देता है स्मॉल में। जैसे क्या गाड़ी के में लगा होता है, तो गाड़ी के पीछे तो बहुत लंबा होता है, लेकिन क्या करता है, आपको जो मिरर होता है गाड़ी के, उसमें पूरा दिखा देता है। तो उस टाइप के जो मिरर्स होते हैं ना, उसका कॉन्वेक्स मिरर यूज होते हैं। ये क्या करता है, बड़े से चीज़ को, वाइड चीज़ को कंप्रेस्ड व्यू में दिखाता है, ठीक है।
गिव्स अ कंप्रेस्ड व्यू ऑफ वाइड ऑब्जेक्ट्स, ऑफ वाइड व्यू ऐसा बोलो। ओके, और ये क्या जनरली जो है ऐसे ऐसे लिख दो, इमेज एनलार्जेस ओके, जनरली लिख दो, बिकॉज हमेशा ऐसा नहीं होता कि इमेज को एनलार्ज करें। आप डिफरेंट एंगल मतलब डिफरेंट जगह पे ऑब्जेक्ट रख दोगे तो कभी कभी इमेज डिमिनाइज भी बनाता है, लेकिन जनरली बात करें तो इमेज को एनलार्ज करने में काम आता है। मतलब आपको अपना इमेज अगर बड़ा देखना हो तो उस टाइप का हम जो है कॉन्केव मिरर यूज़ करते हैं। क्लियर है? ओके, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपके यूज़ भी जान गए हो इसका और क्यों पढ़ रहे हैं इसके अंदर, ये भी आप समझ गए हो कि भाई डिफरेंट तरीके हर जगह पे यूज़ होता है ये। तो अब क्या होता है, हम इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं, बिकॉज टर्मिनोलॉजी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आने वाली है। ओके, और टर्मिनोलॉजी जो है बहुत ही काम आने वाली है। तो अब यहाँ पे लिखो टर्मिनोलॉजी, या तो लिख दो टर्म्स, टर्म्स इन कर्व्ड मिरर। ओके, अब ये टर्म्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में काम आने वाली हैं। तो एक एक करके आप ध्यान से नोट करना, ठीक है। मैं यहाँ पे मिरर ड्रॉ कर देता हूँ। सबसे पहला टर्म जो होता है इसके अंदर पोल, सबसे पहला टर्म होता है इसके अंदर पोल। अब पोल समझते हैं क्या होता है। मेरे पास मान लो स्फीयर है ये, ओके, मैं यहाँ पे स्फीयर का सिर्फ उतना ही पार्ट, मतलब जितना अपने काम है, और बाकी को मैं डॉटेड पोर्शन से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये हमारा जो है कर्व मिरर है। ये मैंने इसलिए बना दिया बिकॉज ये स्फीयर का एक पार्ट है ना, मैं दिखा दे रहा हूँ भाई कि पूरे स्फीयर से बना हुआ है, ठीक है। बाकी अपना मिरर तो सिर्फ इतना ही है। ओके, तो सबसे पहला टर्म होता है पोल। पोल क्या होता है पता है, ये जो इतना हमारा स्फेरिकल मिरर है इसका मिड पॉइंट होता है। पोल क्या होता है, ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर होता है इसका मिड पॉइंट होता है, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ मिरर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है, इसको हम बोलते हैं पोल। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है बिकॉज क्या होता है पता है, ऑल द डिस्टेंसेस, लिख दो यहां पे, कहीं लिख दो, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। मतलब जैसे हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन होता है ना, कि सारा डिस्टेंस हम ओरिजिन से मेजर करते हैं, वैसे यहाँ पर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के सारे के अंदर जब तक हम मिरर की बात करेंगे तब तक सारे डिस्टेंस जो मेजर होंगे ना वो पोल से ही मेजर होंगे। और जब लेंस आ जाएगा तो पोल की जगह पे आ जाता है वहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है? तो जब तक मिरर चलेगा तब तक सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर होंगे, पोल से, और जब लेंस आएगा तब तो ऑप्टिकल सेंटर होगा। क्लियर है? बाकी दोनों काम तो एक ही जगह, दोनों सेंटर ही होते हैं। यहाँ पे ये मिरर है उसका सेंटर, ये स्पेरिकल का सेंटर नहीं, इसकी ये तो अलग चीज है। यहाँ पे जो मिरर लगा है उसका सेंटर, उसका बीच वाला पॉइंट, उसको हम बोलते हैं पोल। और जहाँ जितने भी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे, यहाँ से आगे वाला डिस्टेंस, यहाँ से बीच वाला डिस्टेंस, ठीक है, उसका हमारा जो बेसिक, हमारा जो ओरिजिन पॉइंट होगा वो पोल होगा। क्लियर है? इस बात को आप नोट कर लो, 2 स्टार पॉइंट दे दो। क्लियर है? ये हमारा सबसे पहला टर्म हो गया। अब सेकंड हमारा जो टर्म होगा, चलो यहीं पर लिख देता हूं। सेकंड हमारा टर्म होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अब ये जो मिरर है, देखो ध्यान से, ये जो मिरर है ये अपने को पता चल रहा है कि ये स्फीयर से बना होगा। तो ये मिरर जो स्फीयर से बना हुआ है उसका जो सेंटर होता है इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पर डेफिनेशन में क्या लिखोगे, द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज पार्ट, मतलब ऐसा स्फीयर जो जिसका मिरर एक पार्ट है। या तो ऐसा लिखो द सेंटर ऑफ स्फीयर, यहां ऐसा लिखो द सेंटर ऑफ स्फीयर, द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर।
मतलब ये जो मिरर है उसका मिड पॉइंट को पोल बोलते हैं, और जो स्फीयर है उसके सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये जो मिरर मतलब मिरर है उसके सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कभी भी आपको नॉर्मल ड्रॉ करना होगा ना, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक केस लेता हूँ, चलो पोल वाला पॉइंट हटा देता हूँ मैं। अब क्या है कि जैसे कि आपको कभी ऐसा मिरर दिया होगा, जैसे मान लो ऐसा मिरर दिया है, ठीक है, आपको इस तरह से मिरर दिया, तो सबसे पहली बात तो क्या अंडरस्टैंड करोगे कि भाई ये मिरर जो है कुछ इस तरह से स्फीयर कंप्लीट करेगा, है ना। ये मिरर जो है कुछ इस तरह से स्फीयर कंप्लीट करेगा। इसमें इस तरह से था तो इस तरह से स्फीयर कंप्लीट किया था, इसमें इस तरह से है तो इस तरह से स्फीयर तो इसका जो सेंटर होगा ये होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो होता है हमारा मिड पॉइंट जो कि होता है पोल। ये तो क्लियर हो गया। अब एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लो यहाँ से कोई रेज ऑफ लाइट आ रही है, कोई जो रेज ऑफ लाइट आती हैं, ठीक है, तो एक्चुअली हम रेज ऑफ लाइट जब आती हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, कभी भी रेज ऑफ लाइट आती हैं उसके बाद हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, है कि नहीं। तो हम नॉर्मल प्लेन मिरर में तो क्या करते थे, हम सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते थे, ठीक है। प्लेन मिरर करते क्या थे, हम सरफेस के परपेंडिकुलर। लेकिन जब ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अब हमको पता है कि भाई कोई स्पेरिकल सरफेस होता है या कोई सर्कुलर सरफेस होता है, तो उसका जो नॉर्मल होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। तो जैसे कि मान लो मेरा एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, मान लो मेरा एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, अब मेरे को इस सरफेस पे नॉर्मल बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा मैं। एक तो आप काम कर सकते हो, टेंजेंट करो और उसके परपेंडिकुलर लाइन खींच दो। एक तो काम ऐसे कर सकते हो, आपकी टेंजेंट करो उसकी परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, हो जाएगा नॉर्मल। दूसरा काम क्या कर सकते हो कि हमको पता है कि स्पेरिकल सरफेस के लिए क्या होता है कि नॉर्मल पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। नॉर्मल ऑलरेडी पासेस थ्रू सेंटर, मतलब सेंटर से पास करता है, स्पेरिकल के सेंटर। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल इस तरह से बनाऊंगा, क्लियर है, जो कि इसके सेंटर से पास कर रहा है, और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस से उतने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा नॉर्मल। क्लियर है। तो कभी भी कोई भी स्पेरिकल सरफेस हो, कहाँ से भी रेज आ रही हो, जैसे यहाँ पे कोई रेज, और मान लो कि यहाँ से कोई रेज ऐसे आई, क्लियर है। अब मेरे को रिफ्लेक्शन कराना, उसके पहले मेरे को नॉर्मल बनाना पड़ेगा, तो नॉर्मल पास करेगा हमेशा सेंटर से, तो मैंने नॉर्मल पास करा दिया सेंटर से। अब उसके बाद जितने एंगल से इंसिडेंस हुआ उतने एंगल से रिफ्लेक्शन कर जाएगा, और ये हमारा बन गया नॉर्मल। क्लियर है। तो इस तरह से डी डायग्राम को समझना है कि जो नॉर्मल होगा वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। ओके, तो बेसिक बातें आपको जाननी जरूरी हैं। तो क्या रे डायग्राम बनाओगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा भाई हाँ यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इससे मैं नॉर्मल को पास करा देता हूँ। क्लियर है। चलो, 2 पॉइंट हो गया हमारा, पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इजी होता है कि भाई मतलब पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख दो यहां पे। द डिस्टेंस ऑफ, इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मेन इंपॉर्टेंट है मेरा सेंटर कर्वेचर, और पोल आगे जो बताने वाला हूँ ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, आप मेरे डेफिनेशन लिखने का तरीका देख रहे हो, मैंने ऐसा नहीं लिखा कि भाई डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, मैंने ऐसा नहीं लिखा भाई। मैं भी ऐसा भी लिख सकता ना, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए नहीं लिखा बिकॉज मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सारे डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं पोल से। इसलिए मैंने लिखा क्या है, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम पोल, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम पोल, मतलब पोल से डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मतलब पोल से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। कभी कोई ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि भाई किस डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, वो तो क्या हो गया इनके बीच का डिस्टेंस, ऐसा नहीं होता। जब तक रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे ये फिक्स हो चुका है कि सारे डिस्टेंसेस मेजर करेंगे पोल से, और यहाँ पे साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर प्लस से माइनस हो गया ना आपका, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन की पथारी फिर जाएगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि
पोल से लेके हम डिस्टेंस मेजर करना है तो द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम द पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्लियर हो गया? डेफिनेशन में मजा है ना? ओके, चलो 3 पॉइंट अपना क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट होता है अपना प्रिंसिपल एक्सिस। चौथा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये सिंपल सी लाइन है भाई, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ठीक है, ये जो हमारी लाइन होती है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? क्या आप लिख दो, द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, डेफिनेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप डायग्राम बनाओ खुद समझो। भाई पोल क्या होता है? पोल इज द मतलब मिड पॉइंट ऑफ द स्पेरिकल मिरर, मिड पॉइंट ऑफ द स्पेरिकल मिरर्स, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम द पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द सेंटर ऑफ स्पीयर ऑफ विच द मिरर इज द पार्ट। मिरर जिसका पार्ट है वो स्पीयर का सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस क्या हो गया? द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम द पोल, पोल से लेके रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया? ये जो लाइन होती है मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को उसको ज्वाइन करने वाली लाइन। ठीक है, द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड। अच्छा, यहाँ पे प्रिंसिपल की स्पेलिंग ध्यान रखना, PLE मत लिख देना, PAL आएगा। ओके, और PLE अपने स्कूल वाले प्रिंसिपल होते हैं, PAL आएगा। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, क्लियर हो गया? तो हमारे 4 पॉइंट क्लियर हो गए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ओके। अब 5th पॉइंट अपना समझ भाई, प्रिंसिपल एक्सिस समझ गए ना? ये लाइन देखो, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन। मतलब यहाँ पे अगर अलग से मैं कोई स्फीयर बना दूँ इस तरह से अलग बना दूँ। पहले बताओ कॉन्वेक्स मिरर है कॉन्केव मिरर है, कैसे बताओगे आप कि रेज ऑफ लाइट यहाँ पे गुफा के अंदर जाएंगी? बिकॉज ये तो नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है, तो भाई गुफा के अंदर जा रही मतलब क्या है? कॉन्केव मिरर है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको ऐसे लाइन ज्वाइन कर दूँ, ये क्या है मेरा पोल हो गया और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसका स्पीयर का पार्ट है ये। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन हमारी होती है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये लाइन हमारी होती है प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट हमारा टर्म है अपर्चर। नेक्स्ट हमारा टर्म है अपर्चर। तो अपर्चर को आप सीधी सादी भाषा में लिख सकते हो कि डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ओके, स्फेरिकल मिरर को जो डायमीटर है उसको हम बोलते हैं अपर्चर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल नहीं, भाई ये मेरा स्फेरिकल मिरर हो गया, यहाँ पे इसका जो डायमीटर मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, मतलब सीधी सादी आप बोल सकते हो कि साइज ऑफ द मिरर, ऐसे बोल दो आप कि साइज ऑफ मिरर। भाई मिरर कितना बड़ा है, बस वही हो गया हमारा अपर्चर। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करना, यही तो हो गया अपना अपर्चर। क्लियर है? तो मिरर कितना साइज क्या है उसको आप बोल सकते हो जो है अपर्चर। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। अब लेकिन हम नेक्स्ट टर्म समझते हैं जो कि होता है फोकस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है। ठीक है, अपना नेक्स्ट टर्म समझते हैं फोकस, और ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फोकस। अब इसको बहुत ध्यान से समझते हैं। देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे मिरर ड्रॉ करता हूं। मैंने एक कॉन्केव मिरर ड्रॉ किया है, मैं फोकस ड्रॉ कर रहा हूं कॉन्केव मिरर के लिए। अब होता क्या, देखो ध्यान से, अब ये मेरा पोल है और ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन है। ठीक है, और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे मान लो। अब ध्यान से देखो, ध्यान से होगा क्या कि अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल आ रही, मतलब रेज ऑफ लाइट अगर पैरेलल आ रही हैं, पैरेलल किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही हैं
तो बेंड होके किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर दिए, ठीक है भाई। यहाँ पे आप जो है क्या बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाओगे इस तरह से करके, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करके वो किसी एक पॉइंट पर रे जो है बेंड करेंगी, ठीक है भाई। आपने नॉर्मल ड्रॉ किया इस तरह से, ये जो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करोगे आप, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा हो, देखो ऐसे नॉर्मल ड्रॉ किया है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा हो। तो रेज ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो आके किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज करती है, उसको हम बोलते हैं फोकस। देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पर ड्रॉ कर दूं मैं, एक रेज ऑफ लाइट आई, रेज ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जेस एट अ पॉइंट, और वो पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, ठीक है। उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, ओके। यहाँ पे लिखो इसका डेफिनेशन में कि, चलो यहाँ पे लिख दो, rays of light coming parallel to principal axis, डेफिनेशन खुद से लिख सकते हो कि रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्जेस एट अ पॉइंट, उसको हम बोलते हैं फोकस। जैसे कि यहाँ पे अगर ये, तो चलो मैं कॉन्केव मिरर की बात किया, अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर का ड्रॉ करूँ तो अभी डेफिनेशन लिखता हूँ मैं, पहले काम करता हूँ मैं कॉन्वेक्स मिरर को ड्रॉ करता हूँ। देखो ध्यान से, ये है मेरा कॉन्वेक्स मिरर, अब इसमें रे ऑफ लाइट इस तरफ आएंगी और यहाँ से ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरा पोल है भाई। इसका तो स्फीयर इस तरफ होगा ना, तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इस तरफ होगा, क्लियर है। तो यहाँ से क्या होगा कि रे ऑफ लाइट यहाँ पे आएंगी पैरेलली। अब लेकिन सोचो ध्यान से कि अब रे ऑफ लाइट इस तरफ तो जाएंगी नहीं, बिकॉज रिफ्लेक्शन होगा इसके अंदर, रिफ्रैक्शन तो होगा नहीं, तो रे ऑफ लाइट इस तरफ जाएंगी नहीं। यहाँ पे जो एक नॉर्मल ड्रॉ करो आप, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा हूँ, इस तरह से एक नॉर्मल ड्रॉ करो जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, ये नॉर्मल के बाद ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएंगी इस तरह से, रे ऑफ लाइट जो है इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। और आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब भाई पीछे तो मीट करेंगे नहीं, देखो एक रे ऑफ लाइट ये आई, एक जो मतलब रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद इस तरफ जा रही है, तो अब ध्यान से ये रे ऑफ लाइट इधर तो जाने वाली नहीं, तो मतलब प्रिंसिपल एक्सिस और इसका कोई मिलन होने वाला नहीं है। ध्यान से देखो इस तरह से, तो इसको हम क्या करते हैं, पीछे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट को आप पीछे एक्सटेंड करो, बिकॉज आगे तो मिलने वाली नहीं है, और पीछे जाके एक पॉइंट पर मिलती है, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, क्लियर है। इसमें एक्चुअली मीट कर रही हैं, इसमें रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन करके एक्चुअली में मीट कर रहा है, लेकिन इसमें जो है रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन करके जो है मतलब रिफ्लेक्शन करके रे ऑफ लाइट उसको हम पीछे एक्सटेंड किए तो मिलता हुआ दिख रहा है। ये हो गया हमारा कॉन्केव मिरर और ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, दोनों का फोकस हमने ड्रॉ कर दिया है। चलो दूसरा रे ऑफ लाइट लेके जाओ, यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट लेके जाता हूँ पैरेलली, और क्या होगा, यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा, यहाँ से एक सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करो, यहाँ पे जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा और जाके इसी पॉइंट पर कन्वर्ज करेंगी, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। तो इसमें तो होता है, बिकॉज ये रे ऑफ लाइट पीछे मिलेंगी नहीं, तो इसमें पीछे जाके मतलब इसमें जो हम पीछे एक्सटेंड करते हैं, और यहाँ पे अपियर कर रही है मिलने के लिए, मतलब एक्चुअली में रे ऑफ लाइट नहीं मिल रही हैं, हम खाली ऐसा सोच रहे इमेजिन कर रहे हैं कि रे ऑफ लाइट मिल रही हैं। और यहाँ पे जो फोकस होता है ये अपना इमेजिनरी होता है, देखो यहाँ पे रियल फोकस है, यहाँ पे जो है वर्चुअल फोकस है, क्लियर है। यहाँ पे जो फोकस मिलता है हमको रियल मिलता है, और यहाँ पे जो फोकस मिलता है हमको वर्चुअल मिलता है, क्योंकि यहाँ पे रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं, लेकिन मतलब क्राइटेरिया सेम है। मतलब कभी भी जिंदगी में अगर मैं फोकस की बात करूँ, आप ऐसे समझ लेना, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन करने के बाद डेफिनेटली वो फोकस से ही पास करेगी, ठीक है। रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन करने के बाद डेफिनेटली वो पास करेगी फोकस से। हाँ, लेकिन ये जो ये बात ट्रू होता है व्हेन only when rays of light are very close to principal axis। ठीक है, ये बात तभी सही होगा जब रे ऑफ लाइट जो आ रही है ना ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज हो। मतलब यहाँ पे हम जो हमारे सिलेबस में जो लेंस है, जो मिरर है, उसके अंदर हम बहुत छोटे छोटे मिरर की बात करते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे मिरर की बात करते हैं। और यहाँ पे जो रेज ऑफ लाइट आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही नज़दीक होती है, ठीक है। रेज ऑफ लाइट जो आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नज़दीक होती हैं। तो अगर रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नज़दीक हैं तभी हमारा एक कहानी ट्रू होगा कि रेज ऑफ लाइट अगर पैरेलल आएंगे तो फोकस में मीट करेंगे, क्लियर है। और जो इस टाइप के रेज होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं पैराएक्सियल रेज, पैराएक्सियल रेज।
क्लियर है? ऐसी रेस जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो उसको हम बोलते हैं पैरा एक्सियल रेस। ठीक है, तो पैरा एक्सियल रेस के लिए ट्रू है कि अगर वो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो एक पॉइंट के बाद मतलब रिफ्लेक्शन करने के बाद ये अपीयर करेंगी फोकस पे, इसलिए वर्चुअल फोकस मिला, और यहाँ पर रियली मीट कर रही है इसलिए हमको रियल फोकस मिला। लेकिन इसका फोकस ये है और इसका फोकस ये है। ओके, क्लियर है? फोकस का डेफिनेशन समझ गए? अब यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिखते हैं। चलो खुद से लिखो डेफिनेशन कि रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज और सीम टू कन्वर्ज, बिकॉज मैं कॉन्वेक्स की बात कर रहा हूं तो और सीम्स टू कन्वर्ज एट अ पॉइंट। ओके, रेज ऑफ लाइट coming parallel to principal axis after reflection converge of seam to converge a point, and that point is known as called focus। डेफिनेशन क्लियर है ना? डेफिनेशन याद करने की जरूरत तो नहीं है ना, कि आपको सिर्फ याद रखना है कि रेज ऑफ लाइट पैरेलल आएंगी तो फोकस पे जाके कन्वर्ज करेंगी। क्लियर है? और ये तभी ट्रू है कि जब हमारी पैरा एक्सियल रेज हो। पैरा एक्सियल रेस ऐसी रेस जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही नज़दीक हो। ठीक है, और ऐसी रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत दूर होती है ना उसको हम बोलते हैं कि मार्जिनल रेस। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेस। चलो फोकस का टर्म भी हमारा क्लियर हो गया 100%। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक लास्ट एक इसका टर्म बचता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तो भी आपको बता दे रहा हूँ, जिससे आपको क्या है कि हम लोग क्या है कि टोटली कंप्लीट कर रहे हैं, टॉपिक में कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं। इसलिए एक टॉपिक होता है जो कि होता है फोकल प्लेन। फोकल प्लेन होता है, इसको बता देता हूँ आपको, बिकॉज जो हम कुछ छोड़ना नहीं चाहते कि इसमें 100% सब कुछ क्लियर होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे जो है मैंने ये भी टॉपिक बता दे रहा हूँ फोकल प्लेन। तो फोकल प्लेन क्या होता है कि यहाँ पर मान लो मेरे पास एक मिरर है, मैं यहाँ पर कॉन्केव मिरर ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ना, रे ऑफ लाइट गुफा में आएंगे तो कॉन्केव मिरर, यहाँ पर ये देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा पोल। ओके, क्लियर है? तो अब होता क्या है एक्चुअली कि रेज ऑफ लाइट पैरेलल तो आ रही है। आप फिर से सुनो, रेज ऑफ लाइट, ये मेरा फोकस होगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं रेज ऑफ लाइट पैरेलल, यहाँ पे फोकस हो गया कहीं। चलो, तो अब क्या होता है कि रेज ऑफ लाइट पैरेलल तो आ रही हैं लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल नहीं है। रेज ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल नहीं है, तो वो किसी एक प्लेन में मीट करेंगी और उस प्लेन को बोलते हैं फोकल प्लेन। जैसे यहाँ पे देख लो कि मैं दो रेज ऑफ लाइट ला रहा हूँ जो कि पैरेलल हैं एक दूसरे के। देखो ये देखो ये दोनों रेज ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल हैं लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो क्या होता है कि ये दो रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक जगह पर मीट करते हैं। रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक जगह पर मीट करेंगे और ये जो प्लेन होता है ना, ठीक है, मतलब ये दो रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक जगह पर मीट करेंगी और वो जो प्लेन होता है उस प्लेन को हम बोलते हैं फोकल प्लेन। ऐसे जितनी भी रेज ऑफ लाइट आएंगी सब इसी प्लेन में आके मीट करेंगी। ये जो फोकस वाला हमारा प्लेन है ना, ये फोकस वाला हमारा प्लेन, उसी प्लेन के अंदर सारी रेज ऑफ लाइट आएंगी। जैसे यहाँ से कोई नीचे से रेज ऑफ लाइट तो यहाँ पे आके मीट कर जाएगी, कोई दूसरी पैरेलल रेज ऑफ लाइट यहाँ पे आके मीट कर जाएगी। तो जितनी भी रेज ऑफ लाइट होती हैं वो पैरेलल तो हो लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो, तो एक फोकल आके फोकस के एक प्लेन में मीट करती हैं और इस प्लेन को हम बोलते हैं फोकल प्लेन। The parallel rays of light after reflection meet in a plane, ठीक है, and that plane is known as focal plane। फोकल प्लेन, क्लियर है ना?
तो रेज ऑफ लाइट जो है मतलब पैरेलल तो हो लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो, तो वो रेज ऑफ लाइट जो है मतलब यहाँ पर रिफ्लेक्शन करके किसी एक पॉइंट पर मीट करती हैं और उस प्लेन को बोलते हैं फोकल प्लेन। तो इतने हमारे टर्म्स होते हैं, हमने टर्म समझा, देखो पोल समझा हमने, ये जो अपर्चर समझा इसका साइज क्लियर, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझा हमने, फोकस समझा हमने, ठीक है ना। तो सारी बातें जो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर समझा हमने, प्रिंसिपल एक्सिस समझा, तो ये सब टर्म्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लियर है। तो टर्म्स क्लियर हो गया, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। अब समझते हैं कि बेसिक सम बेसिक यू मस्ट नो। अब क्या इमेज फॉर्मेशन से पहले आपको थोड़ी बेसिक्स पता होनी चाहिए कि भाई इमेज फॉर्मेशन की बेसिक्स क्या होती हैं, ठीक है। या तो हम ऐसे कुछ स्पेशल केसेस लेंगे जिसकी मदद से हम जो है इमेज फॉर्मेशन करते हैं, तो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स होती क्या है, क्लियर है। तो हम समझते हैं। सबसे पहला आपको ये बातें याद रखनी है, ओके, आपको बातें याद रखनी है। चलो यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। सबसे पहली बात जो कि अभी हमने बात की है, चलो मैंने सबसे पहले कॉन्केव मिरर ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद कॉन्वेक्स की बात करेंगे। ओके, मेरा पोल है और मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सबसे पहला मतलब बेसिक जो आपको पता होना चाहिए इमेज फॉर्मेशन से पहले, मतलब जो कि हम यूज़ करने वाले हैं। बिकॉज क्या होता है कि इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको दो रेज चाहिए होती हैं। एक्चुअली इमेज फॉर्मेशन का रूल क्या है, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि होता क्या है, हमको दो रेज लेनी होती है, कोई भी दो रेज ऑब्जेक्ट से, वो दो रेज का रिफ्लेक्शन करा होता है और रिफ्लेक्शन कराने के बाद वो रेज जहाँ मीट करती हैं वही होता है हमारा इमेज। ये तो रूल था कि भाई कोई भी दो रेज निकालो ऑब्जेक्ट से और दो रेज लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी एक पॉइंट पर मीट करेंगी और उसी पॉइंट को हम बोलते हैं अपना इमेज। यही तो होता है अपना, ठीक है ना। तो होता क्या है, ध्यान से हम कुछ रूल समझ लेते हैं रेज ऑफ लाइट का, बिकॉज वही हम रेज ऑफ लाइट यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला क्या कि अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल आ रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आ रही हैं, ठीक है, सिंपल। अगर रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आ रही हैं तो फोकस से पास करेंगे, ठीक है। ये तो हमने अभी सीखा है, लेकिन आप समझ लो कि अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल हैं तो फोकस से पास करेंगी। ये रूल्स एक एक करके आप समझ लो, ओके। अब चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्केव मिरर हो, कॉन्केव मिरर हो तो भी क्या, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर हो तो भी क्या होगा, ध्यान से देखो। मेरा पोल है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ से रेज ऑफ लाइट अगर पैरेलल आ रही हैं तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। हम एक सेंटर ऑफ कर्वेचर जितना यहाँ पर ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से रिफ्लेक्शन हो जाएगा और जो कि अपीयर करेंगे यहाँ पे, जो इसका अपीयरिंग वाला लाइन होगा ये फोकस से पास करेगा, क्लियर है। तो अगर रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद पास करेंगी फोकस से। ये पहला रूल है आपके इमेज फॉर्मेशन का, और ये जो रेज होगा हम जनरली यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप जो है इसको याद रख लो। दूसरा जो इसका जस्ट उल्टा कि अगर रेज ऑफ लाइट फोकस से पास कर रही हैं, देखो ध्यान से, इसका जो है केस बनाया है, कुछ है नहीं इसके अंदर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा पोल है, ये फोकस, ठीक है। अब इसका जस्ट उल्टा कि अगर रेज ऑफ लाइट फोकस से पास किया, अगर रेज ऑफ लाइट कैसे भी आ रही है, अगर उसने फोकस से पास किया तो रिफ्लेक्शन करने के बाद वो सीधा चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाओगे, भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाओगे ना आपसे इससे करके, तो रेज ऑफ लाइट ऐसे आएंगी। यहाँ पे आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाओगे तो रेज ऑफ लाइट ऐसे आएंगी। बस सिंपल सी बात है कि देखो अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल है तो फोकस से पास करेंगी, या उल्टा अगर रेज ऑफ लाइट फोकस से पास कर रही है तो पैरेलल निकल जाएंगे, ठीक है। तो दोनों बातें सही हैं। तो ये सब रेज हम यूज़ करने वाले हैं, बिकॉज ये बहुत बेसिक्स है, मतलब ये हमारे चॉइस वाले रेज होते हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको पहले भी दिखा दे रहा हूँ कि क्या होता है, पैरेलल होगी तो फोकस से पास करेगी तो पैरेलल। वैसे इसके लिए भी देख लेते हैं हम, कॉन्वेक्स के लिए भी देख लेते हैं। भाई ये मेरा पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर रेज ऑफ लाइट, देखो ये फोकस है, देखो यहाँ पे तो क्या होगा, एक्चुअली तो मीट करेंगे नहीं, तो यहाँ पे ऐसे अपीयर, अगर रेज ऑफ लाइट ऐसा अपीयर हो रहा है कि मतलब फोकस से पास कर रही हैं,
मतलब रेज ऑफ लाइट ऐसा अपीयर हो रहा है, एक्चुअली तो पास नहीं कर रही हैं पर ऐसा लग रहा है कि भाई फोकस तक जाने वाली हैं, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन करने के बाद जो है रेज ऑफ लाइट पैरेलल निकल जाएंगी। ठीक है, रिफ्लेक्शन करने के बाद रेज ऑफ लाइट पैरेलल निकल जाएंगी। तो अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल हैं तो फोकस से पास करेगी, उसको अपीयर करेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि रेज ऑफ लाइट फोकस से अपीयर कर रहे हैं आते वक्त, तो पैरेलल निकल जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? बेसिक रूल, इंपॉर्टेंट रूल है। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलो इसके अंदर दूसरा केस देखते हैं अब। चलो नेक्स्ट केस क्या होता है कि भाई अब देखो केस इसका करते हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पोल है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा फोकस। ओके, तीसरा क्या है कि भाई अगर रेज ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही हैं, आप सुनो, अभी तो फोकस की बात कर रहे थे, अगर रेज ऑफ लाइट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही हैं, तो भाई अगर सोचो रेज ऑफ लाइट यहाँ पे आई, आप खुद सोचो। अब यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँगा, और नॉर्मल कहाँ से पास करता है? नॉर्मल तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है ना। तो यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे जो कि इसी लाइन में आ जाएगा, तो वापस से रेज ऑफ लाइट अपना पाथ रिट्रेस कर लेंगी। वापस से रेज ऑफ लाइट, अब नॉर्मल बना ही नहीं, ये तो नॉर्मल इंसिडेंस वाला केस हो गया ना, जैसे हम प्लेन मीटर में देखते थे भाई रेज ऑफ लाइट ऐसे आई तो ऐसे निकल गई, बिकॉज यहाँ पे नॉर्मल भी ऐसे ही बन रहा है ना। तो वही केस है यहाँ पे कि रेज ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही हैं तो अपना पाथ जो है रिट्रेस करेंगे। क्या करेंगे? अपना पाथ रिट्रेस करेंगे। क्लियर है? अगर रेज ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही हैं तो अपना पाथ जो है रिट्रेस करेंगे। ये बेसिक रूल्स है इमेज फॉर्मेशन के, ये पता होगा आपको, तो इमेज फॉर्मेशन आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे कि भाई ये मेरा फोकस और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये तो इजी है कि अगर रेज ऑफ लाइट पोल से पास कर रही है, देखो ध्यान से, अगर रेज ऑफ लाइट पोल से पास किया तो जितने एंगल पे आई थी थीटा, उतने एंगल पे निकल जाएगी। बस बात है, अगर रेज ऑफ लाइट पोल पे पहुंची यहाँ पे, तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो सीधी लाइन में आएगी, बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, ऐसे नॉर्मल आएगा। तो बस जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सिंपल सी बात है। मतलब कोई इसमें रॉकेट साइंस है ही नहीं। रेज ऑफ लाइट भाई बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ ही तो बनेगा, ये अपने को पता है, मतलब ये केसेस। लेकिन मैं आपको इसको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आप यूज़ कर सको इसको। ओके, जैसे यहाँ पे देखो, ये पोल है, ये फोकस मेरा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे क्या एक्चुअली अपीयर करेगा, तो रेज ऑफ लाइट ऐसा अपीयर हो रहा है कि मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही हैं, मतलब ऐसा अपीयर हो रहा है रे ऑफ लाइट कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, तो अपना पाथ वो रिट्रेस करेगी, अपना पाथ वो रिट्रेस करेगी। क्लियर है? जैसे यहाँ पे ये था एक्चुअली यहाँ पे जा रही थी, पर वहाँ पे तो अपीयर होगा ना। अगर रे ऑफ लाइट ऐसा लग रहा है कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जा रही हैं, तो बिकॉज सेंटर ऑफ नॉर्मल तो यहीं बनेगा, तो रेज ऑफ लाइट वापस अपना पाथ जो है रिट्रेस करेंगे। और वैसे ये वाली कहानी, ये फोकस है, अगर रेज ऑफ लाइट पोल से पास करेगा तो जितने एंगल थीटा पे आया था उतने एंगल थीटा से निकल जाएगा। क्लियर है? तो हमारे पास ये 4 रेज हो गई। अब ये एक्चुअली यूज तो हम दो ही करेंगे। एक तो पहला वाला जो पैरेलल आएगा तो फोकस से पास करेगा, ठीक है, और फोकस से पास करेगा तो पैरेलल हो जाएगा। वो उतने से हमारा सारा काम हो जाएगा। ये तो हमने एक्स्ट्रा पढ़ लिया कि भाई बाई चांस कोई केस हो जिसमें हमको ये यूज़ करने मानो तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी वो 2 से हमारा सारा काम हो जाएगा कि रेज ऑफ लाइट पैरेलल आई तो फोकस से पास किया, और फोकस से पास कर रही हैं तो पैरेलल निकल जाएंगी। बस इतने 2 रूल्स आपको पता हो, हम इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर है? तो बेसिक रूल आपको पता चल गए इमेज फॉर्मेशन के, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्केव मिरर हो। आप इसको अपने जो है इसको थ्योरी में नोट्स बना के लिख सकते हो भाई, आपको इसको लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे डायग्राम से दिखा है, उसको आप जो है नोट्स मतलब लिख के देख सकते हो भाई। इफ रेज ऑफ लाइट आर पैरेलल देन इट विल पास थ्रू फोकस, इफ rays of light are passing through focus then rays of light after reflection will become parallel to principal axis, ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है? चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इमेज फॉर्मेशन करते हैं। हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे रखेंगे और अलग अलग जगह के कॉरस्पॉन्डिंग किस तरह से इमेज बनता है उसको हम देखते हैं। चेक कर लेते हैं यहाँ पे कैमरा ऑन है कि नहीं। ओके चलो ठीक है, बिकॉज जो है लंबा लेक्चर एक साथ शूट होता है, तो कैमरा अगर ऑन नहीं रहा तो पूरा लेक्चर वापस रीशूट करना पड़ता है, इसलिए देखना पड़ता है कैमरा ऑन है कि नहीं। तो हम केस बाय केस डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहला केस, अब सारे केस हम डिस्कस करेंगे कॉन्केव मिरर के। अब जिसको लगता है ना भाई मुझको ये सब सारे केस आते हैं, तो भाई इसको ध्यान से नोट करें ना, बिकॉज जब मैं इसका IIT JEE JEE मेंस का क्वेश्चन लेके आऊँगा
तब जो इसके अंदर बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, मतलब कि जिसको आपको हाईलाइटेड पता होना चाहिए, कि मतलब आपको बोलूँ मैं कि भाई हाँ ये केस ऐसा है, तो आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि भाई ये केस का है। मैं आपको बोलूँ कि भाई मैग्नीफिकेशन 2 है, तो आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि मैग्नीफिकेशन 2 कौन से केस में होता है, कॉन्वेक्स में होता है, कॉन्केव में होता है, ठीक है। ऐसे बहुत से टर्म्स होते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई इमेज जो है मैग्नीफाइड बना है और एनलार्ज बना है, तो ये कौन सा केस होगा, मैग्नीफाइड और एनलार्ज। तो आपको तुरंत अपने माइंड में क्लिक करना चाहिए, तभी इसके क्वेश्चंस आपको बनेंगे, नहीं तो जो है क्वेश्चंस बनना इसके मुश्किल हो जाएंगे। वहाँ पर बोला नहीं रहेगा कि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्केव मिरर है, आपको सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज दी रहेगी, उस प्रॉपर्टीज से आपको जो है कैटेगराइज करना पड़ेगा कि कॉन्केव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो आपको हर एक केस ध्यान से नोट करना है। अगर आपको आता भी हो तो भी एक बार देख लो, बिकॉज ऐसे कुछ टर्म मिलेंगे जो आपको नहीं पता होगा उसके अंदर। क्लियर है। तो कॉन्केव मिरर, इसके अंदर क्या करेंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पर रखेंगे, उसके हिसाब से क्या इमेज बन रहा है वो देखेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी पर, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अब जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो हमको पता है इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आती हैं, बिकॉज बाय इन्फिनिटी समझ लो यहाँ पे हो, मान लो हमारा मिरर यहाँ पे कहीं है, तो इन्फिनिटी से भले चलो अलग अलग डायरेक्शन में रेज आ रही हैं, लेकिन कुछ दूर बाद ऐसा लगेगा ना भाई कितने भी एंगल पर आए, मान लो मेरा मिरर यहाँ पे है, तो रेज ऑफ लाइट ऐसे लेके आऊँगा, ऐसे करके ऐसे, तो नियरली देखो यहाँ पे आते आते ऐसा लग रहा है कि पैरेलल रेज हो गई हैं, ठीक है। भले यहाँ पर कोई एंगल पर निकली हैं, पर मिरर तक पहुँचते पहुँचते ऐसा लग रहा है कि रेज ऑफ लाइट ऑलमोस्ट पैरेलल हो गई हैं। इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि रेज ऑफ लाइट जब इन्फिनिटी से आती है ना, तब जो है वो पैरेलल हो जाती हैं। क्लियर है, समझ गए ना। तो कभी भी इन्फिनिटी से जो रेज आएंगी वो पैरेलल होंगी। अब यहाँ पे मिरर ड्रॉ कर दूँ। अब ये सब फिगर जो है बहुत ही स्केल टू स्केल ड्रॉ करना होता है। अगर आपने मतलब यहाँ पे अगर इसको स्केल टू स्केल ड्रॉ नहीं किया तो आपके इमेज का जो फॉर्मेशन है अलग जगह पे आ जाएगा। तो आप जो है सेंटीमीटर से माप लो। भाई अगर ये मेरा पोल है तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करो, ठीक है। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकस। आपको इतनी बात का ध्यान रखना है कि जितना पोल से फोकस तक का डिस्टेंस है उतना ही फोकस से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस होना चाहिए। मैं प्रूफ कर दूंगा आगे कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना, फोकस का डबल होता है, F=2R होता है, ठीक है, सॉरी R=2F होता है, हम प्रूव कर देंगे। लेकिन अभी आप ऐसे ड्रॉ करो, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस मेंटेन रखो, तभी जो है मजा आएगा। तो पहला तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी से रेज पैरेलल आएंगी। तो देखो इमेज किस तरह से बनाएंगे हम। अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल आ रही हैं, देखो ध्यान से, मैं एक रेज ऑफ लाइट पैरेलल ले आया, ठीक है। तो होगा क्या, रेज ऑफ लाइट अगर पैरेलल आ रही हैं तो रेज ऑफ लाइट आके पास कर जाएंगी फोकस से। क्लियर है। उसी तरह से दूसरी एक रेज ऑफ लाइट पैरेलल लेके आऊं तो पास कर जाएंगी फोकस पे। हमको पता है, हम देखो इमेज बनाने का रूल क्या है कि दो रेज ऑफ लाइट लेके और रिफ्लेक्शन करा, जहां पे मीट कर रहे हैं वहीं पे अपना इमेज हो गया। तो हमने दो इमेज वहां पे, हमने यहाँ पे रेज ऑफ लाइट बना दिया, मतलब इमेज हमारा यहाँ पे बना है। तो इमेज की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इमेज हो क्या, पहला ही इमेज इट्स फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। दूसरा बात, इमेज जो है रियल है। बिकॉज रियल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर रेज ऑफ लाइट एक्चुअली आके मीट करे। देखो एक्चुअली में जो कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे ना, तब एक्चुअली में मीट नहीं करेंगे, यहाँ पर रेज ऑफ लाइट एक्चुअली आके मीट कर रहे हैं। देखो रिफ्लेक्शन करने के बाद रिफ्लेक्शन कैसे कराएंगे हम, भाई यहाँ पे देखो, वैसे तो हमको पता ही है कि पैरेलल आएंगे तो फोकस से पास करेंगी, तो भी इस तरह से रिफ्लेक्शन करके रेज ऑफ लाइट एक्चुअली में आके फोकस पर मीट कर रही हैं। इसलिए हमने बोला कि रेज ऑफ लाइट रियल है। और यहाँ पे अब ये बोल देता हूँ कि रेज ऑफ लाइट इन्वर्टेड भी होगा। इन्वर्टेड का मतलब कि उल्टा हो गया होगा, ठीक है, जैसे ऊपर होगा तो नीचे हो गया होगा। अब लेकिन यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा है तो आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे हम केस बाय केस आगे बढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है छोटा इमेज बना होगा। अभी आप नोट कर लो कि रेज ऑफ लाइट रियल भी है और इन्वर्टेड भी है। क्लियर है। और तीसरा केस कि रेज ऑफ लाइट हाईली डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनाइज्ड। ओके, मतलब रेज ऑफ लाइट जो है बहुत ही मतलब डिमिनाइज्ड हो गए, मतलब बहुत ही छोटे हो गए हैं। क्लियर है। मतलब भाई इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा, यहाँ पे रेज ऑफ लाइट बहुत ही छोटा हो गया है। क्लियर है। तो हमारा तीसरा पॉइंट है। ओके, चलो चौथा पॉइंट होता है मैग्निफिकेशन का। अब मैग्निफिकेशन समझना हमको बहुत जरूरी है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, ये मैग्निफिकेशन होता है। अब होता क्या है एक्चुअली
कि देखो ध्यान से, अब एक्चुअली होता क्या है कि अगर हम 2-3 यहाँ पे साइन कन्वेंशन होते हैं उसको समझना होता है। साइन कन्वेंशन होता क्या है कि अभी आप 2 चीज़ समझ लो, उसके ऊपर से हमारा काम हो जाएगा, बाकी हम साइन कन्वेंशन डिटेल में समझने वाले हैं। अगर आप ऐसा समझ लो कि अगर ऑब्जेक्ट मतलब जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है तब वो पॉजिटिव लेंगे। अभी आप नोट कर लो, बाकी इसके हम पूरा डिटेल लेने वाले हैं, जितने साइन कन्वेंशन होते हैं उसको एक साथ लेंगे। लेकिन अभी आप सिर्फ नोट कर लो कि अगर रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, अगर रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तब उसको हम अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तब उसके हाइट को हम पॉजिटिव मानेंगे। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, हाइट अगर इसके ऊपर रखा हुआ है, मान लो मेरा मिरर है ये, ठीक है, तो इसकी हम हाइट जो है पॉजिटिव मानेंगे। लेकिन रेज ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इसकी हाइट को हम मानेंगे नेगेटिव। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी हाइट को हम मानेंगे पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर ऑब्जेक्ट बन रहा है तो उसकी हाइट को हम मानेंगे नेगेटिव। क्लियर है? उसकी हाइट को हम क्या मानेंगे? नेगेटिव मानेंगे। ओके, समझ गए ना? सिर्फ इतनी बात को हम नोट कर लो, बाकी साइन कन्वेंशन तो हम डिटेल में देखने वाले हैं, लेकिन अभी 2 बातें ध्यान रख लो, उससे हमारा ये काम हो जाएगा पूरा। ओके, कि रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो, हाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो तो पॉजिटिव, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो तो नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको ऑब्जेक्ट अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, मैग्नीफिकेशन की मॉड की बात करता हूँ कि मैग्नीफिकेशन मॉड क्या है। मतलब सिंपल, भाई यहाँ पे बड़ा ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे आके बहुत छोटा हो गया, मतलब यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन है ना वो 1 से बहुत ही कम है, 1 से बहुत ही कम है। भाई आप खुद ही सोचो कि यहाँ पे इन्फिनिटी पर बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे आके एकदम बिट्टू सा बन गया है। मतलब क्या है, मैग्नीफिकेशन है क्या? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब मान लो कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इमेज बना 1 सेंटीमीटर का, तो देखो कितना छोटा हो गया। तो वो ये 1 से बहुत कम आ रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है 0.1। लेकिन इन्फिनिटी पर तो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा, इसकी वैल्यू जो है 1 से बहुत ही कम होगी। क्लियर है? इसलिए यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन का मॉड है, मैं यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, मॉड है मैग्नीफिकेशन का जो मॉड है, मतलब वो लेस देन 1 है। ठीक है, बिकॉज जो है वो लेस देन 1 क्यों है? बिकॉज इसकी इमेज की साइज छोटी है। ठीक है, और अगर साइन की बात करें, चलो, और मैग्नीफिकेशन की बात करें अगर m की, तो बताओ नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव? मैग्नीफिकेशन की बात करें, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव? आप देखो ध्यान से, हाइट ऑफ इमेज क्या है? इमेज तो मैंने बोला इन्वर्टेड होगा ना, मतलब वो नीचे बनेगा इस तरह से। इमेज क्या है? नीचे बना है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है इमेज, तो इमेज का साइन जो है नेगेटिव आएगा। अब मॉड वाला खत्म हो गया, अब मैं मैग्नीफिकेशन की बात कर रहा हूँ। अब देखो इमेज का साइन जो है नेगेटिव आ गया, और ऑब्जेक्ट जो है ऊपर रखा था, ऑब्जेक्ट तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा था, मतलब यहाँ पे क्या ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव, मतलब मैग्नीफिकेशन आता है नेगेटिव। क्लियर है? पहले ऊपर हमने मॉड की बात की, सिर्फ हमने साइज देखा, भाई इसका साइज कम हो गया, मतलब इमेज का साइज कम हो गया ना ऑब्जेक्ट से कंपेरिजन में, इसलिए इसकी वैल्यू लेस देन 1 आई। अब पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर लें कि भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव था लेकिन इमेज नेगेटिव बन गया, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव आंसर तो नेगेटिव ही आएगा ना भाई, मतलब -1 अपॉन पॉजिटिव 2 करूँगा, आंसर तो नेगेटिव ही आया है। क्लियर है ना? इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे इमेज जो है इन्वर्टेड बना तो अपना मैग्नीफिकेशन आया नेगेटिव। तो हमारा पहला केस था जो ऑब्जेक्ट रखा हो इन्फिनिटी पर। अब सेकंड केस डिस्कस करते हैं। ओके, अब जो है केस बाय केस इसकी ड्राइंग करते जाओ तभी आपको क्लियर होगा। ऑब्जेक्ट, अब तभी मैं IDGW जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको क्लिक कराऊंगा, भाई मैग्नीफिकेशन 2 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग किस तरह से, मतलब कौन सा इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा, कैसी इमेज बनेगी, किस टाइप का मिरर है, सब बता दोगे आप। इसलिए आप एक एक पॉइंट को ध्यान से नोट करो। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऐसे लिख दो, बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, या तो ऐसे बोल दो, और मतलब चाहे इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, दोनों बात एक ही हो गई। मतलब यहाँ पे फिर से ड्रॉ करो, इस तरह से मिरर ड्रॉ करो। अभी सारी बातें मैं कॉनकेव की कर रहा हूँ, हाँ सारी बातें अभी कॉनकेव की कर रहा हूँ, कॉन्वेक्स की अभी बात नहीं कर रहा हूँ मैं।
क्लियर है? ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा फोकस, ये मेरा पोल। ओके, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा हुआ है। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट दो रेज निकालनी है। एक तो रेज निकालो जो कि पैरेलल हो, और एक रेज निकालो जो कि फोकस से पास करे, जो कि हमारा जो है सिंपल सा केस है, उससे हम बना सकते हैं। तो देखो ध्यान से, एक रेज ऑफ लेके गया जो कि पैरेलल है, तो रेज ऑफ लाइट पैरेलल होगी तो फोकस से पास करेगी। क्लियर है? रेज ऑफ लाइट पैरेलल होंगी तो कहाँ से पास करेगी? फोकस से। ओके, दूसरा कि अगर रेज ऑफ लाइट मतलब रेज ऑफ लाइट फोकस से पास कर रही है, देखो दो रेज ऑफ लाइट ले जानी होती है ना, तो मैं एक फोकस वाली ले जाता हूँ। ऐसे तो इसके अंदर से हजारों रेज ऑफ लाइट निकल रही होंगी, लेकिन मैं सिर्फ दो कंसीडर की है, बिकॉज दो ही जरूरत होती है इमेज बनाने के लिए। तो एक फोकस से पास की तो रेज ऑफ लाइट हो जाएगी पैरेलल। क्लियर है? तो इमेज अपना यहाँ पे बन गया, इमेज अपना यहाँ पे बन गया। क्लियर है? तो इमेज से हम देख के क्या बता सकते हैं? सबसे पहला कि इमेज कहाँ पे बना है? इमेज इज formed between focus and radius of curvature and center of curvature। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि इमेज रियल है, बिकॉज सच में यहाँ पे रेज ऑफ लाइट आके मीट कर रही हैं, तो इमेज रियल है और इन्वर्टेड है। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड है ना। देखो हाइट ऑफ, ये देखो ऊपर की तरफ रखा है, देखो इमेज नीचे बनी है, मतलब मान लो कि यहाँ पे ऐसा कुछ होगा तो आगे नीचे कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, इमेज जो रियल है और इन्वर्टेड है। ओके, और तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि यहाँ पे देखो इमेज क्या है? इमेज इज डिमिनाइज्ड। डिमिनाइज्ड मतलब क्या होता है? इसकी साइज जो है छोटी हो गई। अब बहुत छोटी नहीं हो गई, लेकिन इसके ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन में देखो इसकी साइज छोटी है। देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज जो है इतना बड़ा है। आप खुद से भी ड्रॉ करोगे ना तो भी ऐसे ही बनेगा, इसके बीच में आएगा। हाँ, लेकिन ध्यान रखना कि फोकस और सेंटर के बीच में डिस्टेंस बराबर रखना, तभी ऐसा होगा। दो रेज ऑफ लाइट लेके जाओ पैरेलल, तो फोकस से पास किया और फोकस से पास किया पैरेलल निकल गई, तो यहाँ पे इमेज बना है। अब बात करते हैं मेन मैग्नीफिकेशन की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैग्नीफिकेशन की मॉड की बात करूँ तो क्या होगा बताओ? मैग्नीफिकेशन का मॉड का क्या होगा? मैग्नीफिकेशन होता क्या है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी पॉजिटिव नेगेटिव की बात मत करो, पहले सिर्फ हाइट चेक करो। ये जो इसकी हाइट कम है ना, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा है और हाइट ऑफ इमेज जो है कम हो गई है। मतलब क्या है कि मैग्नीफिकेशन जो है लेस देन 1 आएगा। ठीक है ना, हाईली लेस देन 1 नहीं, लेस देन 1 आएगा। मतलब जैसे मान लो कि ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 8 सेंटीमीटर होगा, तो 8/10। अपना आंसर लेस देन 1 ही आएगा ना वो। तो सेकेंड केस के अंदर जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी हो तो मैग्नीफिकेशन आती है लेस देन 1। अब वैल्यू की मैग्नीफिकेशन की बात करूँ, मतलब पॉजिटिव साइन वाली, तो इसकी वैल्यू अब बताओ पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव? पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव? देखो ध्यान से, इमेज अपना नेगेटिव है, मतलब नीचे की तरफ बना है इन्वर्टेड, और हाइट अपना पॉजिटिव है। ठीक है ना, मतलब नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, मैग्नीफिकेशन तो अभी भी नेगेटिव है। ओके, इसकी वैल्यू लेस देन 1 है और नेगेटिव है। क्लियर है? मैग्नीफिकेशन अभी भी नेगेटिव है, लेस देन 1 और नेगेटिव। क्लियर है ना? 100%। चलो अब थर्ड केस डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, इसको क्या केस बाय केस ड्रॉ करो। आपको पहले से ड्रॉ किया हो मिल जाए बोर्ड पे तो वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। आप मेरे साथ ड्रॉ करो तब आपको समझ में आएगा। तो तीसरा केस, ऑब्जेक्ट जब रखा हो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ओके, तो ऑब्जेक्ट जो है एग्जैक्टली यहाँ पे रखा हो तो होता क्या है? अब ध्यान से देखना, इसके अंदर दो रेस ले जाएंगे। एक तो हम पैरेलल लेके जाएंगे, एक तो हम ले जाएंगे पैरेलल जो कि पास करेगी फोकस से। ओके, और दूसरा रेस ऑफ लाइट हम पास करेंगे फोकस से।
देखो यहाँ पे मेरा फोकस है, तो एक तो रे ऑफ लाइट पैरेलल लिखेगा जो कि पास की फोकस से, चलो फिर दूसरा रेस ऑफ लाइट हम फोकस से पास करेंगे, तो होने के बाद जो है पैरेलल आके यहाँ पे अट जाएगी। तो यहाँ पे एक्चुअली तो डायग्राम में थोड़ा एरर है बिकॉज मैं बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो एक्चुअली रेज ऑफ लाइट आके यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है, एग्जैक्टली रेज ऑफ लाइट आके सी पर मिलती हैं। इसको आप स्केल टू स्केल ड्रॉ करो तो रेज ऑफ लाइट एक्चुअली आके सी पे मिलेंगी। ओके, तो मैंने यहाँ पे दो रेज निकाली, एक तो पैरेलल रेज निकाली जो कि पास की फोकस है, और एक सिर्फ फोकस से निकाली जो कि पास की मतलब पैरेलल हो गई, तो दोनों आके यहाँ पे मीट करी। तो मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, लेकिन आप स्केल टू स्केल ड्रॉ करोगे ना तो एक्जैक्टली यहाँ पे ही मिलेगा वो। ओके, तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं इमेज की प्रॉपर्टी, पहला तो इमेज इज फॉर्म्ड एट सी, इमेज इज फॉर्म्ड एट सी, इसको यहाँ से हट कर दो, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एग्जैक्टली एट सी। अब दूसरा बात, इमेज जो है रियल है बिकॉज सच में ऑब्जेक्ट आके मीट कर रही है, तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अभी भी जो इमेज इन्वर्ट हो गई, रियल भी है और इन्वर्टेड भी है। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कि बोलते हैं साइज ऑफ इमेज सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जब ऑब्जेक्ट आप सी पे रखोगे, जब भी ऑब्जेक्ट आप सी पे रखोगे, जितना हाइट की इमेज की होगी, जितना हाइट ऑब्जेक्ट की होगी, उतना हाइट जो है इमेज की भी होगी। क्लियर है? तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब चौथा बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। तो सबसे पहले इसकी मॉड की बात करता हूँ, मैग्निफिकेशन की मॉड की। तो मैग्निफिकेशन का मॉड क्या होगा बताओ भाई। यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे दोनों देखो सेम ही है, जितना हाइट ऑफ इमेज है उतना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसका मॉड जो है इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी नॉर्मल मैंने मॉड की बात की। अब साइन वाली बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव बताओ। ठीक है, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि इमेज की हाइट मतलब नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव तो अभी भी नेगेटिव ही है ना, मतलब मैग्निफिकेशन -1 हो जाएगी। ओके, मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी -1, बिकॉज नेगेटिव है कि नहीं, मैग्निफिकेशन क्या है नेगेटिव। ओके, अब यहाँ -1 क्यों लिख दिया है, बिकॉज हाइट ऑफ इमेज जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल है, तो मैग्निफिकेशन आता है -1, एग्जैक्टली -1। ओके, क्लियर है ना, समझ गया ना। चलो नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं, जो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो। ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो। बस टोटल 6 केस होते हैं, हमने 3 डिस्कस कर लिए हैं, 3 और बचे हैं। ओके, बाकी जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो तो इजी होता है, ये भी इजी है, आप समझ लो, आपको हार्ड नहीं लगना चाहिए। अगर आप एक एक केस ध्यान से नोट करोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। ये ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है, यहाँ पे मिरर ड्रॉ कर लेता हूँ एक। ओके, ये पोल, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख देते हैं और वही अपना काम करते हैं। एक पैरेलल रेस फोकस से पास करेगी। ओके, पैरेलल रेस होंगी, फोकस से पास करेंगी, और एक रेस ले जाएंगे फोकस से, एक रेस ले जाएंगे फोकस पे, और जो है यहाँ पे कुछ अच्छे से बना लेते हैं अपना फिगर। इसको स्केल टू स्केल बनाओगे तभी आपको ऑब्जेक्ट क्लियर आएगा, तभी इमेज जो है जो चाहते हो आएगा। बिकॉज हमको तो आंसर पता है, लेकिन आप जो इसको स्केल टू स्केल ड्रॉ करोगे तभी आपका आंसर जो है क्लियर आएगा। एक तो रेज ऑफ लाइट फोकस से पास की तो इस तरह से जाएगी, और एक रेज ऑफ लाइट पैरेलल आई और पास करेगी फोकस से। क्लियर है? तो यहाँ कहीं रेज ऑफ लाइट आके मिलती हैं और यहाँ कहीं इसका इमेज बनता है, इस तरह से बनता है। आप स्केल टू स्केल ड्रॉ करोगे एग्जैक्टली इस तरह से बनेगा। तो एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है, आप देखो इसकी इमेज की प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहला तो इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। ठीक है, इमेज जो है सी के इस तरफ बना है। दूसरा, इमेज अभी भी रियल है बिकॉज सच में रेज आके मीट कर रही हैं, तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड।
ठीक है, 2 प्रॉपर्टी हो गई। तीसरा, अब देखो ध्यान से, इमेज की साइड जो है ऑब्जेक्ट से थोड़ी बड़ी दिख रही है, इमेज की साइड ऑब्जेक्ट से बड़ी है। तो यहाँ पे पहला ऐसा केस है जहाँ पे इमेज एनलार्ज हो गया, इमेज इज एनलार्ज्ड, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्केव मिरर होता है, सारे टाइप की इमेज देता है, मतलब छोटा सा इमेज भी देता है और एनलार्ज्ड इमेज भी देता है, क्लियर है। तो इमेज यहाँ पे एनलार्ज्ड हो गया है, देखो ध्यान से इमेज की है। तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन के मॉड की बात करूँ तो क्या होगा बताओ, अभी मॉड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ साइज की। देखो यहाँ पे साइज बड़ा है, यहाँ पे साइज छोटा है, पता है इमेज की साइज इस बार बड़ी है, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इमेज की हाइट बड़ी है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, तो ये ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है। बिकॉज अगर यहाँ पर इसको मान लो 15 है, मान लो ये 10 है, इसकी वैल्यू 1.5 आएगी ना, ग्रेटर देन 1 हो गई, तो मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 आ गया। सिर्फ वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ओके। बाद में आप साइन की बात करें तो मैग्नीफिकेशन, तो क्या होगा बताओ ध्यान से, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। भाई भले ही इसकी एनलार्ज हो गया, लेकिन अभी भी नेगेटिव, मतलब इन्वर्टेड ही बना है ना, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है ना, तो अभी भी इमेज जो है नेगेटिव है, तो हमारा जो मैग्नीफिकेशन आएगा इस बार वो भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। मतलब ग्रेटर देन 1 होगी लेकिन नेगेटिव होगी, मतलब ऐसा कुछ होगा, ग्रेटर देन 1 भी है नेगेटिव है, मतलब समझ लो -2 इस तरह से समझ लो, ग्रेटर देन 1 भी हो और नेगेटिव भी हो, इस तरह से, ओके। मतलब कभी भी आपको दे दूँ मैग्नीफिकेशन -2, मतलब क्या समझोगे आप कि भाई वो ग्रेटर देन 1 है, चलो ग्रेटर देन 1 है, मतलब इमेज एनलार्ज है, उसके ऊपर नेगेटिव है, मतलब क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनना है, ओके। कभी भी इस तरह से दिया क्या समझोगे आप, जब 2 दिया यहाँ पे क्या दिया, मतलब कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डबल होगी तभी तो 2 आया है, मतलब ग्रेटर देन 1 है, मतलब क्या है कि हाइट ऑफ इमेज एनलार्ज होगी। और दूसरा यहाँ पे नेगेटिव लगा है, नेगेटिव लगा मतलब क्या है कि इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी होगी, ओके। ऐसे समझना होता है आपको। जैसे मैं आपको ऐसा दे दूँ तो मतलब -1/2 ऐसा दे दूँ तो पहली बात तो 1/2 है, मतलब क्या है कि इमेज की हाइट छोटी होगी, मतलब इमेज डिमिनाइज्ड बना है। और दूसरा क्या है, माइनस लगा है, मतलब इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, क्लियर है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज तो ये कॉन्केव मिरर ही देता है, कॉन्वेक्स मिरर तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही देता है, ओके। और कॉन्केव मिरर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला भी देता है, वो भी देखते हैं हम। नेक्स्ट केस डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट एट फोकस करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट केस है कि ऑब्जेक्ट एट फोकस, 5वां केस अपना। अब इसमें क्या होगा कि ऑब्जेक्ट को आप एग्जैक्टली फोकस पे रख दो, तब क्या होगा, अच्छा मैं सिर्फ 2 तरीके की रेज यूज कर रहा हूं यहाँ पे, फोकस वाली पास करने वाली। आप चाहो तो बाकी 2 तरीके से हमने सीखा है ना, बस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो रिट्रेस करेगी, क्लियर है, वो भी यूज कर सकते हो आप। पोल से पास करेगी तो एग्जैक्टली वही एंगल पर आएगी, चाहे जैसे भी यूज करो आपका आंसर तो वही आएगा, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट जो है एग्जैक्टली फोकस पर रखा हुआ है, तो आपको 2 रेस निकालनी, चाहे जो भी निकालो। वैसे मैं फोकस वाली रेस, अब यहाँ पे क्या होगा कि ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली फोकस पे होगा, तो फोकस पे कैसे रेस पास कर रहा हूँ, तो होता क्या एग्जैक्टली, देखो मैं यहाँ पे एक ही पैरेलल होगी तो पास करेगी फोकस से, ओके। अब दूसरा रेज ऑफ लाइट कैसे ले जा रहा हूँ मैं, मान लेता हूँ रेज ऑफ लाइट यहाँ पे पास की, देखो सेंटर ऑफ ऐसे गई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो भाई यहाँ पे देखो इस तरह से नॉर्मल बन गया, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो रेज ऑफ लाइट जो है ऐसे हो जाएगी, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, इमेज जो है इन्फिनिटी पर बन रही, बिकॉज पैरेलल लाइन्स हमेशा इन्फिनिटी पर मीट करती हैं। ये लाइन्स कहीं मीट थोड़ी करेंगी, एग्जैक्टली पैरेलल लाइन्स हैं भाई, आगे भी पैरेलल पीछे भी पैरेलल, कहीं भी मीट नहीं करेंगी, पैरेलल इस इन्फिनिटी पर मीट करती हैं। तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, दूसरा इमेज इज हाईली एनलार्ज्ड, है ना भाई। इमेज की साइज मतलब इमेज कितना बड़ा हो गया, इन्फिनिटी पर इमेज जाके बहुत बड़ा बना होगा। तीसरा प्रॉपर्टी, इमेज अभी भी रियल है, इन्वर्टेड है, ठीक है, बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, तो इमेज इस रियल भी है, सच में मीट करेगा इन्फिनिटी पर, एंड इन्वर्टेड। अब मैग्नीफिकेशन की बात करें तो मैग्नीफिकेशन की मॉड की क्या होगा भाई, इसकी हाइट ऑफ इमेज तो बहुत बड़ी हो गई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो ये ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। और मॉड की बात करें अभी भी नेगेटिव आएगा, बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, क्लियर है ना। तो भाई 34। अब देखो लास्ट जो केस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें देखो रेज ऑफ लाइट पैरेलल हो गई हैं,
ओके, इसको आप जैसे भी ड्रॉ करना चाहो कर सकते हो। चाहे तो मैं देखो रेज ऑफ लाइट यहाँ पे ले गया था ना, मैं एक रेज ऑफ लाइट ऐसे लेके जाऊँ जो कि अबियर कर रही हो, फोकस से पास कर रही हो, ऐसे कुछ रेज ऑफ लाइट लेके जाऊँ जो कि ऐसे लगे कि फोकस से पास कर रही हो, तो जो है वो पैरेलल हो जाएगी। उस तरह से बना सकते हो तो भी ठीक है। चलो नेक्स्ट केस जिसका करते हैं कि ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, मतलब पहले क्या करता है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हमने, फिर बियॉन्ड सी लेके गए, फिर सी पर लेके आए, फिर फिर ऊपर उसके कॉरस्पॉन्डिंग इमेज कैसे बन रहा है आप देखो। जब इन्फिनिटी पर था तो इमेज बहुत छोटा बना, फिर थोड़ा और बड़ा बना इमेज, फिर आगे थोड़ा और बड़ा बना और बड़ा, और यहाँ पे फिर इन्फिनिटी पर बना और बड़ा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब लास्ट केस डिस्कस करते हैं। भाई मेरा ये पोल है, ये मेरा फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दूँ, तब क्या होगा। अब ये इंपॉर्टेंट केस है, इसमें दो रेज ऑफ लाइट निकालो। एक तो रेज ऑफ लाइट अगर पैरेलल हो गई तो पास करेंगे फोकस से, भाई रेज ऑफ लाइट पैरेलल हो गई तो पास करेगी फोकस से। दूसरा रेज ऑफ लाइट अगर पोल पर गई तो जो है जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है, तो ध्यान से देखोगे पीछे देखो रेज डाइवर्जिंग है, मतलब भाई ये देखो रेस जो है एक दूसरे से आगे पीछे पीछे जाती जा रही हैं। मतलब क्या इन्फिनिटी पर मीट करेगी ये रेस, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे और दूर होती जाएंगी ये। तो ये रेस तो इस जगह तो कहीं मीट नहीं करने वाला है, ये रेस जो है इस जगह कहीं मीट नहीं करने वाला है। तो अब क्या करना होता है, इस रेस को पीछे एक्सटेंड करो और पीछे जाके ये रेस कहीं यहाँ पे मिलती हुई दिखेंगी आपको। पीछे आके रेस यहाँ पे मिलेंगी। मतलब इस बार जो इमेज है ना वर्चुअल बना है, इस बार अपना इमेज वर्चुअल बना है और अपराइट बना है। देखो ध्यान से प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट केस वो मतलब कॉन्केव मिरर का सबसे इंपॉर्टेंट केस, ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो, तब क्या हो रहा है कि इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर ठीक है। दूसरा अब इंपॉर्टेंट केस कि इमेज क्या है, इमेज वर्चुअल है, इमेज वर्चुअल है बिकॉज यहाँ पे रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं, और यहाँ पे पीछे भी देखो मीट नहीं करने वाली, तो हमने पीछे एक्सटेंड करा के यहाँ पे मीट कराया। तो इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट बोल दो, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा, इरेक्ट मतलब सीधा। देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सीधा है, इन्वर्टेड नहीं है, इरेक्ट है, सीधा। इसको अपराइट भी बोलते हैं, इरेक्ट बोलो चाहे अपराइट बोलो, दोनों बात एक ही है। ओके, अपराइट मतलब सीधा, इरेक्ट मतलब भी सीधा। तो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब उल्टा भी इरेक्ट है। ओके, सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी, इमेज एनलार्ज्ड है, इमेज इज एनलार्ज्ड। ठीक है, मतलब देखो इमेज की हाइट जो है इससे बड़ी हो गई, मतलब इमेज जो है एनलार्ज्ड हो गया। क्लियर है ना, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी होगी। चौथी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, मैग्निफिकेशन की बात करें तो मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो हाइट ऑफ इमेज बड़ी है एज कंपेरिजन टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो हाइट ऑफ इमेज बड़ी है एज कंपेरिजन टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये ग्रेटर देन 1 आएगी। ओके, और दूसरी बात इसकी मॉड की बात करें m की, तो उसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 आएगी। सॉरी हाँ, इसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 आएगी बिकॉज हाइट ऑफ इमेज जो पॉजिटिव आएगी। ओके, मतलब ऐसा एक ही केस है कॉन्केव मिरर के अंदर कि जब मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हो और पॉजिटिव हो। मतलब कभी भी आपको ऐसा लिख के दूं कि मैग्निफिकेशन इक्वल टू +2, तो ये ऐसी भी एक ही केस है जब ये ऐसा हो सकता है कि मतलब इमेज एनलार्ज बने और सीधी बने। इमेज देखो कॉन्वेक्स मिरर है ना, वो भी सीधी इमेज बनाता है, नो डाउट। अभी कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे वो भी सीधी इमेज बनाएगा, लेकिन वो एनलार्ज नहीं होती, उसकी साइज छोटी हो जाती है। मतलब सिर्फ ऐसे ही कॉन्केव मिरर के अंदर सिर्फ यही केस है जिसके अंदर इमेज एनलार्ज भी है और सीधी भी है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी है और सीधी भी है। ठीक है, मतलब +2 बोल दो ना, आप याद कर लो, वही केस आ गया। पहली बात तो देखो +2 है, मतलब क्या है कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डबल है। ठीक है, या तो लिख दूँ +3 तो भी चलेगा। +3 मतलब क्या, इमेज की हाइट बड़ी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बिकॉज इन दोनों का रेशियो 3 आ रहा है। जैसे 15/5 इमेज की हाइट बड़ी होगी तभी तो 3 आया आंसर। ठीक है, 3 मतलब इमेज की हाइट बड़ी है और प्लस मतलब क्या है कि सीधी है। तो ये सिर्फ एक ही केस है कॉन्केव मिरर का जब ऑब्जेक्टिव पोल और फोकस के बीच में। इसको इंपॉर्टेंट करके आप याद कर लो, इंपॉर्टेंट करके याद कर लो। तो देखो कभी भी आपको ऐसा दूँ मैं m = -3 मतलब क्या है कि इमेज जो है, पहली बात तो इमेज की हाइट बड़ी है क्योंकि बिकॉज 3 है,
3 जो है 1 से बड़ा होता है। इमेज की हाइट तो बड़ी है लेकिन वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो सिर्फ कॉन्केव मिरर बनाता है, क्लियर है। तो उससे हम गेस कर लेंगे कि कॉन्केव मिरर है वो। और इमेज की हाइट बड़ी है, मतलब ध्यान से कि इमेज जो है इधर कहीं रखा होगा, सेंटर और इसके फोकस बीच में, इमेज जो है यहाँ कहीं बना है, क्लियर है। इस तरह से हम सोच लेंगे। ऐसा तो आपको इमेज इक्वल टू +2 दिया, मतलब क्या है कि 2 है। चलो 2 मतलब क्या है कि हाइट ऑफ इमेज बड़ी है, चलो बनाया कॉन्केव ने। अब +2 है मतलब क्या है कि इमेज जो है सीधा बना है। तो सीधा तो एक ही केस में बनता है, सिर्फ वो जो है पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो तब। तो इस तरह से आपको जो है एस्टिमेट लगाना और जो है इसका अंदाजा लगा के आपको इस तरह से सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्प करता है ये, क्लियर है। तो जो है अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं कि जो कॉन्केव मिरर है ना, सारे टाइप की इमेजेस बना सकता है। कॉन्केव मिरर सारे टाइप की इमेजेस बना सकता है, मतलब कि डिमिनाइज बना सकता है, मतलब रियल इन्वर्टेड भी और डिमिनाइज भी वो भी बनाएगा, रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड वो भी बनाएगा, क्या बोलते हैं वर्चुअल हो, इरेक्ट हो, अपराइट हो भी बनाएगा। खाली ये जो कॉन्केव मिरर है एक तरह का इमेज नहीं बना सकता। वो जो इमेज कैसा है कि वो सीधा भी हो और हाइट में छोटा हो। देखो कॉन्केव मिरर में सारे केस में उसने रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाया। एक ही ऐसा केस था कि जब उसने क्या बोलते हैं सीधा बनाया, लेकिन उसका जो हाइट है बड़ा हो गया था, इमेज का हाइट बड़ा हो गया था, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर एक ही जगह फेल कर जाता है कि इमेज की हाइट छोटी हो और इरेक्ट हो, मतलब सीधा भी हो लेकिन इमेज की हाइट छोटी हो। तो वही ऐसा केस है जो कॉन्केव मिरर नहीं बना पाता। और उसका अपोजिट वही ऐसा केस है जो कॉन्वेक्स मिरर बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, जैसे कि हम देखो उसमें रोड के साइड में यूज़ करते हैं, वो क्या करता है वाइड व्यू को छोटा में दिखाता है, मतलब क्या इमेज को साइड छोटी कर देता है वो। हाँ लेकिन उल्टा नहीं करता इमेज को, इमेज सीधा दिखेगा लेकिन हाइट छोटी होगी। तो वही एक्चुअल ऐसा एक ही केस है कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर का एक ही केस है, जैसे मान लो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करूं, ऑब्जेक्ट केप्ट एनीवेयर, ओके, एक्सेप्ट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट चाहे कहीं भी रखा हो इन्फिनिटी के सिवाय, मतलब यहाँ पे चाहे सी पे हो चाहे सी पे ना हो, कहीं भी हो, ठीक है। ये मेरा फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मान लो ऑब्जेक्ट यहीं कहीं रखा हुआ है। अब क्या होगा, अब रेज ऑफ लाइट ऐसे आएंगी, पैरेलल रेज ऑफ लाइट लेके जा रहा हूं, ठीक है। तो रेज ऑफ लाइट ऐसा लग रहा है कि फोकस से पास कर रही होंगी, तो रेज ऑफ लाइट जो है इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएंगी यहाँ पे। क्लियर है ना। और एक रेज ऑफ लाइट ऐसे ले जाता हूं, ध्यान से, एक तो मैंने पैरेलल ले गया, फोकस से पास करी, और दूसरा अगर मैं फोकस से पास कर रहा हूं, अगर एक रेज ऑफ लाइट फोकस से पास कराता हूं और ले जा रहा हूं, ऐसे देखो फोकस से पास कराऊंगा तो रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी इस तरह से। भाई जब रेज ऑफ लाइट पैरेलल थी तब फोकस से पास की, अब जब सर फोकस से पास करा रहा हूँ तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो अब देखो ध्यान से, ये दो रेज ऑफ लाइट हैं, एक तो ये और एक तो ये दोनों वर्चुअल स्पेस में तो कहीं मीट नहीं करेंगी, ये दोनों रियल स्पेस में आकर कहीं मीट करेंगी। तो वो जो मीटिंग पॉइंट होता है ना, देखो ध्यान से, इधर फोकस था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था। देखो पहला हम रेज ऑफ लाइट पैरेलल लेके आए, पैरेलल लेके आने के बाद क्या हुआ कि वो जो है इस तरह से रिफ्लेक्ट कर गई, रिफ्लेक्ट करके मतलब फोकस से पास की हुई दिख रही है। दूसरा रेज ऑफ लाइट हम ऐसे लेके आए जो कि मतलब फोकस से दिख रही है कि फोकस तक जा रही है और आके पीछे मिल गए। तो दो रेज ऑफ लाइट, एक ये और एक ये, जो कि पीछे मीट कर रहा हो ऐसे करके, वो आके किसी एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं। और यही होता है अपना इमेज, वर्चुअल इमेज ही होगा ना अपना, ये वर्चुअल इमेज बनेगा बिकॉज रेज ऑफ लाइट एक्चुअली आके मीट नहीं कर रही हैं। देखो दो रेज ऑफ लाइट लेके आए, वो कहीं आके एक पॉइंट पर मीट करी, वो आके कहीं एक पॉइंट पर मीट करी, एक तो ये और एक ये वर्चुअल मीट कर रही हैं। तो यहाँ पे इमेज जो है एक्चुअली में नहीं बना है। तो इमेज की प्रॉपर्टी लिखें तो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द स्क्रीन, बिहाइंड द मिरर, ऐसा बोल दो।
अब ये वही केस है जो कॉन्केव मिरर नहीं बना पा रहा था कि बस सीधी इमेज भी हो, देखो उसकी इमेज हाइट छोटी भी हो। क्लियर है? तो क्या यहाँ पे लिखोगे कि द साइज ऑफ ऐसे लिख दो, द साइज ऑफ इमेज इज डिमिनाइज्ड। ओके, अब मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज कम है, मतलब मैग्निफिकेशन जो है लेस देन 1 आएगा। क्लियर है? यही ऐसा केस है, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 भी हो और मैग्निफिकेशन जो है पॉजिटिव भी हो, बिकॉज दोनों ऊपर ही है ना। मतलब सिंपल आपको क्या रखना है कि कॉन्केव मिरर सारे केस दे सकता है, कोई भी केस हो, लेकिन लेस देन 1 भी हो पॉजिटिव, मतलब सिर्फ यही केस नहीं दे सकता हो कि मतलब m = +1/2, बस ये केस नहीं दे सकता हो, मतलब कि वैल्यू जो है 1 से कम हो या 1/2 हो या 1/4 हो 1/8 हो, कोई भी हो। ये जो वैल्यू है देखो ध्यान से, पहली बात तो पॉजिटिव है, मतलब क्या है कि वो इमेज की हाइट दोनों सेम तरफ होंगे। 1/2 है मतलब क्या है कि इमेज की हाइट कम हो गई। तो यही ऐसा केस था जो कि कॉन्केव मिरर नहीं दे पा रहा था, और यही ऐसा केस है जो कि कॉन्वेक्स मिरर देता है। क्लियर है? तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होता है, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर का केस। क्लियर है? और अगर रेज ऑफ लाइट इन्फिनिटी पर रखोगे आप, अगर उसको इन्फिनिटी पर रखोगे तो क्या होगा, एग्जैक्टली आके फोकस पर मीट कर जाएगा। ओके, वो केस भी डिस्कस कर लेते हैं, बाकी इतना काम का नहीं है अपने लिए। इसके 2 ही केस होते हैं, बिकॉज इसमें और दूसरी तरह की कोई इमेज बनती ही नहीं है। एट इन्फिनिटी पर होगा तो क्या होगा, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो रेज ऑफ लाइट पैरेलल लेके आओ, एक रेज ऑफ लाइट पैरेलल लेके आया, देखो रेज ऑफ इन्फिनिटी से पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती है ना, ठीक है, इस तरह से रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। क्लियर है ना? ऐसा लगेगा कि वो जो है रेज ऑफ लाइट फोकस तक जा रही है। ओके, पैरेलल रेज ऑफ लाइट अपीयर करेगी फोकस पर। दूसरा यहां से लेके आओ, ओके, तो यहां से इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, हम इस तरह से बना सकते हैं। ओके, तो ये दोनों का जो रेस ऑफ लाइट है, जो रिफ्लेक्टेड रेट ऑफ लाइट है, ये दोनों का मीटिंग पॉइंट एग्जैक्टली फोकस पर है। ठीक है, एग्जैक्टली फोकस पर है। तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या ले सकते हो आप कि द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द स्क्रीन, बिहाइंड द मिरर, इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट बोल दो या तो अपराइट बोल दो। ठीक है, तीसरा इमेज इज डिमिनाइज्ड। ठीक है, हाईली डिमिनाइज्ड, मतलब इसके इमेज की साइज जो है बहुत छोटी, देखिए यहाँ पे बड़ी थी, थोड़ी धीरे धीरे करके ऐसे बड़ी होगी, छोटी होगी, छोटी होगी, बहुत छोटी बन जाएगी, लेकिन अभी भी इरेक्ट ही बनेगी। ओके, तो इमेज इज हाईली डिमिनाइज्ड, मतलब अभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनेगा लेकिन बहुत छोटा बनेगा। ओके, जैसे यहाँ पे इमेज बहुत बड़ा, हाइट ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इमेज बहुत छोटा बनेगा। यहाँ मैग्निफिकेशन क्या होगा, पहली बात तो लेस देन 1 होगा, बिकॉज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरी बात उसकी वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी। क्लियर है? इस तरह से मैग्निफिकेशन हाईली लेस देन 1 होगा, लेकिन अभी भी उसकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी। तो मतलब कोई आपको ऐसे दे अब m = +1/2, तो समझ जाओगे कि ये कॉन्वेक्स मिरर का केस है। आपको ऐसा दो m = +2, तो समझ जाओगे कि ये कॉन्केव मिरर का लास्ट केस है, जिसके अंदर प्लस है लेकिन जो है इसकी इमेज की हाइट बड़ी है। क्लियर है? आपको ऐसा दे दूँ इमेज = -1, तो आपको समझ पड़ जाएगा -1 मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वो कॉन्केव मिरर वाला केस होगा अपना। ऐसे दे दूँ m = -2, माइनस मतलब क्या है कि इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो कॉन्केव मिरर फिक्स हो गया। दूसरा क्या, इमेज की हाइट एनलार्ज हो गई होगी, तो कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस बीच में ऑब्जेक्ट रखा होगा, तभी इमेज की हाइट एनलार्ज हुई होगी। ओके, इस तरह से हम देख सकते हैं, इस तरह से हम आइडिया लगा सकते हैं और इसकी प्रॉपर्टी से आइडिया लगा सकते हैं। तो होप सो आज का लेक्चर थोड़ा सा भले लंबा हो गया, लेकिन आज का लेक्चर आपको क्लियरली समझ पड़ा होगा। आज के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाए हैं आगे के लेक्चर में बहुत काम आएगा आपको। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके बेस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे तो आपको मजा आएगा। ओके, तो पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए बाय बाय।